गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया अध्याय जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो पिछले क्लास में हमने LCR सर्किट के बारे में जाना था और ट्रांसफार्मर और DC मोटर, AC मोटर, इन सभी के बारे में जाना था, है ना। तो आज हम लोग एक नया उन सभी का नोटेशन आप लोग अपने फेयर कॉपी में बनाएंगे, ठीक है। और आज जो पढ़ने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ये उन सभी का एक प्रकार से रिवीजन ही होगा, ठीक। वास्तव में जो तरंगे होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, वह क्या होती है, इसके बारे में हम आज जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसका प्रस्तावना देखते हैं कि इसमें किस में क्या प्रकाश डाला गया है इस अध्याय में विद्युत चुम्बकीय तरंगों से संबंधित, ठीक है। तो देखते हैं, ध्वनि तरंगे, जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे, डोरी में उत्पन्न तरंगे आदि ऐसी तरंगे हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इन तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहते हैं। ये तरंगे यांत्रिक दोलनों से उत्पन्न होती है। इन दोलनों में दो प्रकार की ऊर्जाएं होती है। एक ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा और दूसरी होती है गतिज ऊर्जा। इन दोलनों में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा एक दूसरे में रूपांतरित होती रहती है तथा अवमंदन बल की अनुपस्थिति में दोनों ऊर्जाओं का योगफल सदैव नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। पिछली कक्षा में यांत्रिक तरंगों का अध्ययन कर चुके हैं। इस अध्याय में हम विद्युत चुम्बकीय तरंगों का अध्ययन करेंगे जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये तरंगे विद्युत चुम्बकीय दोलनों से उत्पन्न होती है। विद्युत चुम्बकीय दोलनों में भी दो प्रकार की ऊर्जाएं होती है। एक होती है विद्युत ऊर्जा और दूसरी होती है चुंबकीय ऊर्जा। ये ऊर्जाएं एक दूसरे में रूपांतरित होती है तथा अवमंदन बल की अनुपस्थिति में इन दोनों ऊर्जाओं का योग सदैव नियत रहता है। सन 1885 में हर्ट्ज ने प्रयोग द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व को प्रदर्शित किया, जिसका उपयोग मार्कोनी एवं अन्य आविष्कारकर्ताओं द्वारा संचार के क्षेत्र में किया गया है, जो वर्तमान के संचार तकनीक की शुरुआती दौर है, ठीक, शुरुआत की है। तो इतना पढ़ने पर हम जाने कि विद्युत चुम्बकीय एक प्रकार तरंगे हैं जो कि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता का योग नहीं है ना, माध्यम की आवश्यकता उसको आवश्यक नहीं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या तरंगे हैं? एक प्रकार की विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा का योग ही है, समझ लीजिए, जिसके संचरण के लिए क्या है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं जी? यांत्रिक तरंगे हो गए ध्वनि तरंगे, है ना। और जल के सतह पर जो तरंगे उत्पन्न होती है, पत्थर फेंकने पे जो तरंग बनता है न जल के सतह पर, वो सब क्या है, यांत्रिक तरंगे हैं। उसके लिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इस प्रकार विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा के ज्यावक्रीय दोलनों से बने तरंगे जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। सन 1885 में हर्ट्ज ने प्रयोगों द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व को प्रदर्शित किया था। हर्ट्ज ने 1885 में इसे प्रदर्शित किया, जिसका मार्कोनी और अन्य आविष्कर्ताओं द्वारा क्या है, रेडियो, टेलीविज़न आदि अनेक जो यंत्र बनाए गए, इन्हीं के तरंग के आधार पर बनाए गए हैं, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं विस्थापन धारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। आपके सिलेबस में इसके बारे में थोड़ा नॉलेज
जानना है ना, कि विस्थापन द्वारा क्या होता है, इसका सामान्य अध्ययन बताया गया है। तो देखते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत हम देख चुके हैं कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। धारा के मान और उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र को निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक, जहाँ पे म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता तथा आई क्या है, धारा का मान है। इसे एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। मैंने बताया था, जो पढ़ेंगे वो सब हम लोग हमारा पूर्व ज्ञान ही होगा। ये नियम क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम है। ठीक, इस नियम का उपयोग विद्युत परिपथों से संबंधित परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जाता है, किंतु जब इस नियम का उपयोग संधारित्र युक्त विद्युत परिपथ में किया जाता है तो यह नियम असंगत प्रतीत होता है। मान लो एक समांतर प्लेट संधारित्र को बैटरी B से जोड़कर आवेशित किया जा रहा हो। आवेशन क्रिया के दौरान संयोजी तार में धारा I प्रवाहित हो रही है। स्पष्ट है कि यह आवेशित धारा समय के साथ परिवर्तित होगी। इस आवेशित धारा के कारण संयोजी तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, देखिए चित्र में दर्शाया है ना, दो समतल वित्तीय लूप S1 व S2। यहाँ देखिए, ये S1 है, ये S2 है। संधारित्र के बाईं ओर C2 की दोनों प्लेटों के बीच में स्थित है। C2 के दोनों प्लेटों के C1 और C2 के दोनों प्लेट, मतलब संधारित्र के दोनों प्लेटों के बाईं ओर क्या है, ये दोनों स्थित हैं। ठीक, ये लूप। तो लूप S1 के लिए एम्पियर का परिपथीय नियम हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ S1 BDL म्यू 0 IT, है ना, जहाँ IT लूप से परिबद्ध धारा है, इस लूप में बहने वाली धारा है। लूप S2 संधारित्र की प्लेट C1 व C2 के मध्य में है। C1 और C2 के मध्य में S2 है। ठीक, अतः लूप S2 से कोई धारा परिबद्ध नहीं है। अतः एम्पियर के परिपथीय नियम से क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ S2 वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इज इक्वल टू I का मान 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। किंतु यदि S1 और S2 दोनों एक दूसरे के अत्यंत निकट आ जाएं, है ना, तो क्या हो जाएगा, S1 और S2 दोनों में जो धारा, दोनों का जो क्लोज्ड इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, समान हो जाएगा। ठीक, तो स्पष्ट है कि समीकरण 1, 2 और 3 एक साथ मान्य नहीं हो सकते। इस प्रकार एम्पियर का परिपथीय नियम असंगत प्रतीत होता है। इस विसंगति को दूर करने के लिए मैक्सवेल ने परिकल्पना की कि न केवल चालक से बहने वाली विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, अपितु स्वतंत्र आकाश, निर्वात अथवा किसी परावैद्युत माध्यम में भी एक समान परिवर्ती विद्युत क्षेत्र का कारण भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। अतः यह माना जा सकता है कि एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र एक विद्युत धारा के समकक्ष होता है। यह धारा उस समय तक उपस्थित मानी जाती है जब तक कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उपलब्ध होता है। इसके द्वारा उस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिस प्रकार एक चालक में बहने वाली धारा उत्पन्न करती है। इस धारा को मैक्सवेल की विस्थापन धारा कहते हैं। अतः विस्थापन धारा वह धारा है जो किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र अर्थात विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ होता है। ठीक, अतः विस्थापन धारा वह धारा है जो किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के
अर्थात विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो इसे आई डी से प्रदर्शित करते हैं। आई माने धारा, करंट, और डी माने डिस्प्लेसमेंट। तो आई डी है ना, से इसे दर्शाते हैं तथा इसका मान निम्न सूत्र से व्यक्त करते हैं। आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 डी फाई ई अपॉन डी टी है ना, जहाँ फाई ई क्या है, विद्युत फ्लक्स है। मैक्सवेल के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र के दो स्रोत होते हैं। एक होता है संयोजी तार में प्रवाहित आवेश के कारण चालन धारा IC, दूसरा है दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न विस्थापन धारा ID। इस प्रकार किसी परिपथ में कुल धारा का मान होता है IC प्लस ID। अतः एम्पियर के परिपथीय नियम को संशोधित करके हम पुनः लिखेंगे क्या, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID। तो समीकरण 4 से यह बन जाएगा क्या, समीकरण 4 में हम लोग मान रखेंगे तो यह हो जाएगा इसका मान, है ना। तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इज इक्वल टू म्यू 0 IC प्लस एप्सिलॉन 0 डेल फाई ई अपॉन डेल टी ब्रैकेट क्लोज्ड। इस समीकरण को एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम कहते हैं। ठीक है, ये मैक्सवेल करेक्शन भी बोलते हैं। एम्पियर के नियम में कुछ त्रुटि आ गई थी, त्रुटि तो नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे परिवर्तनीय क्षेत्र जब उत्पन्न होता है तो वह नियम फॉलो नहीं होता था, है ना। तो इस प्रकार से विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट आया। ठीक, तो इसे समीकरण 5 को हम लोग एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम कहते हैं। ठीक, अच्छा, यहाँ देखिए मैक्सवेल का समीकरण दिया गया है। ये चारों इक्वेशन आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, ये मैक्सवेल के 4 समीकरण हैं। पहला है विद्युत चुम्बकीय संबंधी गॉस का नियम है। ठीक है, तो ये होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर DS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। और चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम, तो चुंबकीय क्षेत्र का बंध समाकलन क्या होता है, 0 होता है। ठीक, और ये हो गया फैराडे का नियम, ठीक, जिसे हम लोग पढ़े थे, फैराडे के द्वितीय नियम, है ना। तो ये वेक्टर E डॉट वेक्टर DL इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, या फाई बी के जगह में हम लोग वैल्यू रखेंगे फाई बी का, तो ये वेक्टर E डॉट वेक्टर DS। ठीक है, विद्युत फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स का मान रखेंगे तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। ठीक, ये फैराडे का द्वितीय नियम है। ठीक, और एक है चौथा जिसे एम्पियर मैक्सवेल का नियम कहते हैं। विस्थापन धारा के बेस पर इसे करेक्शन किया गया था। ये इतना ही था एम्पियर के नियम में, लेकिन विस्थापन धारा जब आया, विस्थापन धारा का मैक्सवेल ने कॉन्सेप्ट दिया तो इसे भी बाद में जोड़ा गया। तो ये चौथा नियम है मैक्सवेल का समीकरण। तो मैक्सवेल ने पूरे इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ के ये चारों जो बेसिक नियम है उसे एक साथ लिखा है, एक साल बताया और उसे बताया गया मैक्सवेल का समीकरण। इसी पे क्या है, आपकी पूरी इलेक्ट्रिसिटी की जो अध्ययन है वो है ना, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का अध्ययन इसी चारों फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक, तो ये है आपका चौथा समीकरण। तो इस प्रकार से चारों समीकरण को आप लोग याद रखेंगे। आपके सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है, फिर भी आप लोग याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कौन सा मैक्सवेल का समीकरण नहीं है, ये तो पूछा ही जाता है ऑब्जेक्टिव में, कोई भी इंट्रेंस एग्जाम दिलाए तो। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग चलते हैं
जो विस्थापन धारा का जो गुण होता है वह क्या है ये देखते हैं। ठीक है, तो विस्थापन धारा के गुण है, पहला, जब विद्युत फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तब विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। इसका अस्तित्व स्थायी अवस्था में चालन धारा के समान नहीं होता है। क्या कहा गया है कि जब विद्युत फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तब विस्थापन धारा उत्पन्न होता है और इसका अस्तित्व स्थायी अवस्था में चालन धारा के समान नहीं होता है। ठीक है, अर्थात जब जब विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब तब धारा बहती है। विस्थापन धारा का परिमाण संधारित्र की एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक आवेश के विस्थापन के दर के तुल्य होता है। तीसरा, वास्तव में यह धारा नहीं है, यह एम्पीयर के परिपथीय नियम में धारा घनत्व के पदों में का समावेशन है, लेकिन चूंकि यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है अतः इसे धारा कहते हैं। ठीक, और यह सांतत्य गुणों को संतुष्ट करती है। तो इस मैक्सवेल समीकरण का महत्व क्या है उसे देखते हैं कि मैक्सवेल के समीकरण के आधार पर हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पहला, एक त्वरित या दोलन आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत होता है। ठीक, और दूसरा, विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में प्रकाश की चाल से गति करती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में ये प्रकाश की चाल है से गति करती है और विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगें होती है। तो अब देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें और उसका उत्पादन और यांत्रिक तरंगों से विद्युत चुंबकीय तरंगें किस प्रकार भिन्न है, इन सभी को देखते हैं। तो हम जानते हैं कि एक स्थिर आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व होता है। सन 1820 में ओस्टेड ने ज्ञात किया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तत्पश्चात सन 1831 में फैराडे ने ज्ञात किया कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। फलस्वरूप बंद परिपथ में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि समय परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। पुनः मैक्सवेल एम्पीयर के परिपथीय नियम से पता चलता है कि समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इन तथ्यों के आधार पर सन 1865 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने सैद्धांतिक गणना के आधार पर विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार यदि चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र दोनों में से कोई एक समय के साथ परिवर्तित होता है तो समिष्ट मतलब स्पेस में दूसरा क्षेत्र स्वतः उत्पन्न हो जाता है। इस समिष्ट में विद्युत चुंबकीय विक्षोभ उत्पन्न होता है जो समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से निर्मित होता है। इन विक्षोभों में तरंग के गुण होते हैं अतः इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। ठीक, तो त्वरित या दोलायमान विद्युत आवेश से विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है। आपको पूछा जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसे उत्पन्न होगी तो त्वरित या दोलायमान आवेशों से क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर अर्थात 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये तरंगें क्या है, यांत्रिक तरंगें उत्पन्न के समान नहीं होती है अतः इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या मीटर में देखें 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, तो इस तरंगों के लिए क्या है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, यहाँ पे देखिए ये चित्र बताया गया है चुंबकीय अक्ष, ये चुंबकीय अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है जो इस डायरेक्शन में है अर्थात जो जेड अक्ष में है और जो वाई अक्ष में है वह क्या है, विद्युत क्षेत्र। ये हॉरिजॉन्टल
और एक बार कम, एक बार फिर से हाई, फिर दिशा 0, फिर दिशा बदल के फिर से। इस प्रकार से क्या है, यह चुंबकीय अक्ष और विद्युत अक्ष दोनों के ज्यावक्रीय दोलनों से बनी संरचना होती है। यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, इसकी परिभाषा दीजिए तथा इसके गुण बताइए, तो आप ये चित्र जरूर बताइएगा। ठीक है, इसमें नंबर मिलता है। ठीक, तो अब हम लोग परिभाषा देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा वास्तव में किस प्रकार से मैक्सवेल साहब ने इसे परिभाषित किया। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तल में कंपन करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे y और z अक्ष में क्या है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है ना। परिभाषा क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलनों से बनी होती है तथा ये दोलन तरंग संचरण के दिशा के लंबवत होते हैं। ये दोलन क्या है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, अर्थात ये दोलन क्या है, इस तरंग के आगे बढ़नी इस दिशा के क्या है, ये दोनों लंबवत हैं। ठीक है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। ठीक, अब देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की गुण क्या होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं देखते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला तो एक तो क्या होती है, ये तरंगे दोलायमान या त्वरित आवेशों से क्या है, उत्पन्न होती है ना। जो आवेश क्या है, गतिशील रहता है, जिसके कारण क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है। दूसरा, ये तरंगे क्या है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के दोलनों के दिशाएं परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती है। अर्थात तरंग संचरण की दिशा के भी ये क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। अर्थात ये किस प्रकार के नेचर व्यवहार करती है, इसका नेचर होता है ट्रांसवर्स वेव, अर्थात अनुप्रस्थ तरंगों की तरह होती है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। विद्युत क्षेत्र और तीसरा है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र समान कला में होते हैं, अतः वे समान समय में समान स्थान पर अधिकतम एवं न्यूनतम मान प्राप्त करते हैं। ठीक, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र विद्युत चुंबकीय तरंगों में समान कला में होते हैं। और निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल प्रकाश के चाल के समान होती है। ठीक, कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है। पांचवा है, इन तरंगों में कोई आवेश नहीं होता, अतः ये तरंगे विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती है ना। इनके माध्यम में क्या है, इनके रास्ते में अगर विद्युत क्षेत्र है अथवा चुंबकीय क्षेत्र है तो भी ये तरंगे क्या है, क्षेपित नहीं होगी, है ना। और छठवा है, ये तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण, ये पांचों घटनाएं क्या है, ये व्यक्त करती है, प्रकाश संबंधी ये पांचों गुण प्रदर्शित करती है। कौन कौन सा, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये तरंगे अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण करती है जो दोलनी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में संचित रहती है। इन तरंगों में ऊर्जा व संवेग होता है, अतः ये तरंगे किसी सतह पर आपतित होने पर दाब आरोपित करती है। क्यों करती है, क्योंकि इनका ऊर्जा और संवेग अर्थात द्रव्यमान गुणित वेग दोनों होता है। तरंग संचरण के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का अनुपात विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल के बराबर होता है, अर्थात C = E0.B0, जहाँ ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तथा B0 क्या है, E0 क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, E0 क्या है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण तथा B0 क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है। ठीक, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग उनके संचरण के माध्यम के
विद्युत एवं चुंबकीय गुण पर निर्भर करता है, लेकिन ये क्षेत्र सदिश पर निर्भर नहीं करता। जो वेक्टर आता है उसके मान पर यह निर्भर नहीं करता। अब हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों की तुलना भी कर लेते हैं अन्य तरंगों के साथ। देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे और यांत्रिक तरंगों में अंतर। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, जबकि यांत्रिक तरंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है, जबकि यांत्रिक तरंगों का चाल बहुत कम होता है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत और तथा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत क्या है, कंपन करते हैं, जबकि इन तरंगों के माध्यम के कण संचरण के लंबवत अथवा तरंग संचरण के अनुदिश अर्थात अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों कंपन करते हैं। ये तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे ध्रुवण का गुण प्रदर्शित नहीं करती, जबकि केवल अनुप्रस्थ तरंगे ही ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करती है। अनुदैर्ध्य तरंगे ध्रुवण गुण प्रदर्शित नहीं करती। इस प्रकार हम लोग ध्वनि तरंगों से भी तुलना करना चाहें तो क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, जबकि ध्वनि तरंगे वायु में अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, है ना। ये तरंगे निर्वात में गमन करती है, जबकि ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसका चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है, जबकि इसका चाल कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और वायु कितने सेंटीग्रेड पे, 0 सेंटीग्रेड पे वायु में, ठीक। और विद्युत चुंबकीय तरंगे माध्यम के ताप से इन तरंगों की चाल अप्रभावित रहती है, जबकि ताप बदलने से माध्यम की चाल भी बदल जाता है। इन तरंगों में अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तरंग संचरण एक दूसरे के लंबवत तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं, जबकि इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं, संपीड़न और विलयन के रूप में, याद करिए। और विद्युत चुंबकीय तरंगे ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करते हैं, जबकि ध्वनि तरंगों में ध्रुवण का गुण प्रदर्शित नहीं होता। तो इस प्रकार हमने कुछ इनके बारे में जाना है। और देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों को किस प्रकार से प्रतिपादित किया था, हम इसके इतिहास बुक में बहुत अच्छे से दिया है। इसे आप लोग पढ़ेंगे, जहाँ समझ नहीं आएगा वहाँ पूछेंगे, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं दिया है, और इसे पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा तो पूछेंगे। ये सब अच्छे से आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी काम आता है, और आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ही अच्छा हो, ठीक है। तो ये सब पढ़ेंगे। मैक्सवेल ने किस प्रकार से भविष्यवाणी की तथा हर्ट्ज ने कैसे प्रयोग किया, इसमें भारत के एक वैज्ञानिक ने भी काम किया था, जिसे जगदीश चंद्र बोस कहते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग भी पढ़िएगा। ये बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पे बताया है कि किस प्रकार इन्होंने 20 मीटर की दूरी तक सफल इसका प्रयोग किया था, विद्युत चुंबकीय तरंगों को निकाला था, ठीक है। और मार्कोनी ने कैसे प्रयोग किया था और कैसे संचार के नए साधन को उपलब्धि किया था, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आप जरूर इसे पढ़िएगा। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।